आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू शैडो मोनार्क बन चुका था और उसने इग्रिस के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि जुनू गेट से बाहर आ जाता है। आगे वो अपने घर जाके सो रहा होता है, पर तभी उसको जिन्ना का कॉल होता है। जिन्हों जुनू से कहती है कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो। जुनू कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया था। जिन्हों जुनू को बता दिया कि 2 बज गए हैं। ये सुन के जुनू एकदम से अपने बिस्तर से उठ जाता है। फिर जिन्हों जुनू से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिनू पूछता है कि मुझे वहाँ कब तक आना है। जिन्ना बताती है 5 बजे। जिनू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं हूँ। जिन्ना कहती कि मुझे पता है, पर जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो मुझे एक कॉल जरूर करना। जिन्हों को जिन्हा के होम रूम टीचर से मिला था। वो अपने कपड़ों को देखता है। वो समझ जाता है कि उसे कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जुनू एक बैंक में अपना डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट करने आया होता है। बैंक की एक एम्प्लॉय जुनू का बैंक अकाउंट अपडेट कर देती है। तभी वो जुनू के अकाउंट में 1.4 बिलियन वॉन को देख के शॉक हो जाती है। वो जुनू से पूछते कि तुम काम क्या करते हो। जुनू बताते कि मैं एक हंटर हूँ। बैंक एम्प्लॉय को पता होता है कि हंटर अच्छा खासा कमा लेते हैं। वो सोच रहे होती कि जुनू कोई हाई रैंक का हंटर होगा। तभी मौके पे चौका मारते हैं। वो बैंक एम्प्लॉय जुनू को अपने बैंक में न्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने को कहती है, पर जुनू तुरंत मना कर देता है। जुनू जिन्हा के स्कूल आ जाता है। जुनू को देख के जिन्हा अलग ही मुंह बना लेती है। वो जुनू से कहती है कि तुम कौन हो, तुमने असली जुनू के साथ क्या किया। जुनू से पूछता है कि क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। जिन्हा कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई इतना कैसे चेंज हो सकता है। जुनू उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे होमरूम टीचर से मिला था, क्या मुझे कोई स्लाइड के साथ ट्रैक सूट को पहनना चाहिए था। फिर जिन्हा जुनू को होमरूम टीचर के पास ले जा रही होती है। सारी लड़कियां जुनू को देख के शॉक हो रही थी। तभी जिन्हा जुनू से कहती है कि तुम तो काफी पॉपुलर हो और देखा जाए तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या मैं इधर किसी के साथ तुम्हारी सेटिंग करा दूं। लेकिन जुनू उसके गाल पकड़ के खींचता है और उसे चुप करा देता है। आगे वो जिन्हा के होमरूम टीचर से मिलता है। जिन्हा के होमरूम टीचर जुनू से कहती कि मुझे नहीं पता था कि जिन्हा का भाई इतना हैंडसम है। जुनू मन में कह रहा होता है कि वो भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, पर वो इनसे पहली बार मिल रहा है। आगे वो टीचर जुनू को बताती है कि जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छे है, वो दिल की भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे उसके फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो जिन्हा का गोल पता ही होगा, उसे स्कूल के मेडिकल को अटेंड करना है। जुनू कहता है कि हाँ मुझे पता है। आगे टीचर बताती है कि जिन्हा के प्रैक्टिकल स्कोर, ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड सब कुछ एक्सीलेंट है। वो अपने गोल को हासिल भी कर सकती है, फिर भी उसमें कुछ ज्यादा प्रेशर मत डालना। जुनू कहता है मैं समझ गया। टीचर जुनू से कहती है कि तुम एक हंटर हो ना, अगर जिन्हा अवेक हो जाए तो तुम क्या उसे हंटर बनने दोगे। जुनू कहता है बिल्कुल भी नहीं। टीचर कहती है कि मैं समझ गई, मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा क्योंकि एक स्टूडेंट स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वो अवेक हो गई है और वो कुछ दिनों से स्कूल में भी नहीं आ रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल को उस पर एक्शन लेना होगा। अगर वो हंटर भी बन गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे अपना ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट करना चाहिए। जुनू उसे पूछ रहा होता है कि उसकी रैंक क्या है। टीचर बताती कि मुझे हंटर के बारे में कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उसका रैंक सबसे लोएस्ट है। जुनू समझ जाते हैं कि उसका रैंक ई है और जुनू खुद भी एक ई रैंक हंटर रह चुका है, तो वो समझ जाता है कि उससे मरने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। टीचर जुनू से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्या एक काम करोगे। वैसे वो जिन्हा की एक फ्रेंड है, तो क्या तुम उसको कम से कम स्कूल फिनिश करने के लिए मनाओगे। जुनू उनसे कहता है कि क्या वो जिन्हा की फ्रेंड है। टीचर कहती है हाँ, उसका नाम है हान सोंगी। फिर हमें इवनिंग में दिखाते हैं जहाँ जुनू एक अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि सोंगी ही होती है। सोंगी जुनू से कह रही होती कि मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप वही हंटर हो जिसे टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था। जुनू सोंगी को उसकी और जिन्हा की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, क्या तुम इस लड़की की फ्रेंड हो। सोंगी कहती है कि हाँ ये तो जिन्हा है, क्या आप उसके बड़े भाई है। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल में आई थी जब आप एडमिट थे। अब मुझे सब समझ आ रहा है, आप मेरे होमरूम टीचर को कैसे जानते हो, क्योंकि आप जिन्हा के बड़े भाई हो। जुनू उसे कहता है कि वैसे हमारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं है। फिर जुनू उसे डंजन के बारे में बताने लगता है। रेगुलर अटैक मैजिक बीस्ट पे काम नहीं करते, तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, पर तुमने हथियार भी ले लिया तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा, तुम्हें बार बार उन्हें खरीदना होगा। इसलिए ई रैंक हंटर को प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या तुम बिना हथियार लड़ने के बारे में सोच रहे हो। ये मत कहना कि तुम बस पैसे कमाने के लिए हंटर बनना चाहती हो। लेकिन सोंगी जिन्हों से कह रही होती कि आप यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आ रहे हो तो इसके बारे में भूल जाओ, आप भी तो मेरी तरह एक ई रैंक हंटर हो। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ये लड़की जिद्दी होगी, खैर मैं भी तो ऐसा ही था। वो उसे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ क्विट करने के लिए मनाने वाला नहीं हूँ। जिन्हों मन में कहता है जब तक तुम उस खतरनाक दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखोगी तुम्हें कुछ भी समझने आने वाला। सोंगी कहने लगती है कि तो आप यहाँ पे क्यों आए हो। जिन्हों उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रेट हंटर बनाने वाला हूँ। फिर हमें एयरपोर्ट को दिखाते हैं जहाँ होंग डॉन्स को आया होता है। उसका वेलकम करने जिनचुल भी आया था। डोंगसू जिनचुल से कहता है कि हंटर गिल्ड को मुझसे क्या काम, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, वैसे तुम्हें देख के मुझे अच्छा ही लगा है। जिनचुल उसे कहता है नॉर्मल सी बात है, एक एस रैंक का हंटर कोरिया में आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्विलियंस डिवीजन टीम को पहले से ही पता चल गई थी। डोंगसू से कहता है कि क्या सर्विलियंस टीम तुम अभी भी उस बुड्ढे चेयरमैन गोगुन के लिए काम करते हो, तुम उसके राइट हैंड हो ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बुड्ढे की बैंड बजा के खुद राज करता। जिनचू उसे कहता है कि आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले हो। डोंगसू उसे कहता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकने वाला, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिनचुल उसे कहता है कि आपका काम ए रैंक के जिन्हो और डी रैंक के जिन्हो से तो नहीं है। डोंगसू उसे कहता है कि मुझे सर्विलियंस एजेंट से यही उम्मीद थी, तुम्हें पता होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे रोकोगे। जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। तभी वो पीछे से 2 लो रैंक के हंटर को जाते हुए देखता है। डोंगसू जिनचुल
उससे कह रहा होता है कि मुझे तुम हमेशा से ही पसंद थे, स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हो, हम तुम्हें उस बुड्ढे से अच्छा पे करेंगे। जिनचुल मन में बोल रहा होता है कि हंटर को डोंगसो और उसके बड़े भाई पे पहले से ही शक था। जैसे लिजर्ड अपने खुद के पूंछ को काटती है वैसे ही इनका बड़ा भाई और ये हंटर्स को मार डालते थे, लेकिन कुछ भी सबूत न मिलने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों सोंगी को व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग गेट जो न्यू हंटर्स के लिए है उसके पास लेके आया था, जिसका इंतजाम जिन्हों के रिक्वेस्ट में मिस्टर आहम ने किया था, जो कि व्हाइट गिल्ड टाइगर के सेकंड डिवीजन के चीफ थे। पहले ये सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर आहम को इराक हंटर सोंगी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जुनू भी तो एक इराक हंटर है, इसलिए वो सीधे अभी कंक्लूजन पे नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि जुनू व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्टेड है। मिस्टर आहम बता रहे होते हैं कि इस जगह पे काफी ज्यादा गेट ओपन होते रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन आज एक सी रैंक का गेट भी ओपन हुआ है जो इनके लिए अभी फिलहाल के लिए ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। तभी वहाँ पे एक फुल आर्मर में बंदा आता है। वो कहता है कि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, बातें बंद करो और अंदर चलो। जिन्हों कहता है कि ये कौन है। मिस्टर आहम बताते कि ये हमारा न्यू ए रैंक हंटर है जो कि एक टैंक है। जब हमने आप यहाँ पे आ रहे हैं इसके बारे में उसको बताया तो वो इससे थोड़ा सा नाराज हो गया है। उसको लगता है कि हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। उसका नाम किम चुल है और वो आज की स्ट्राइक स्क्वाड को लीड करने वाला है। आज की स्ट्राइक स्क्वाड में एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर्स है, जो कि टोटल 12 मेंबर्स है। मैं जानता हूँ कि ए रैंक और बी रैंक हंटर्स सी गेट के लिए ज्यादा ही है, माना कि उनकी रैंक ज्यादा है, लेकिन वो न्यू हंटर्स है। जुनू कहता है फिर भी ए रैंक और बी रैंक कुछ ज्यादा ही हो गए। वो मन में सोचता है कि इस रेट से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सॉन्ग को जरूर पता चलेगा कि हाई रैंक के हंटर के सामने ए रैंक कुछ भी नहीं कर पाते। आगे वो डंजन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुनू अंदर जाने लगता है उसे अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि डंजन पूरा का पूरा रेड कलर में बदल जाता है। जुनू को खतरा सेंस होता है। वो समझ जाता है कि उनको यहाँ से जल्दी से जल्द निकलना होगा। वो बाहर आने की कोशिश करता है पर नहीं आ पाता। वो जाते समय मिस्टर आहन से कहता है कि मेन स्ट्राइक को जल्द से जल्द कांटेक्ट करे। आहन भी समझ जाते हैं कि अभी मेन स्ट्राइक को कॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो सीधा वाइल्ड गिल्ड के मास्टर को ही कॉल लगा देते हैं। मिस्टर आहन मास्टर से कहते हैं कि एक सी रैंक का गेट अचानक से रेड गेट में बदल गया। ये सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एस रैंक का हंटर बेक वहाँ खुद आ रहे होते हैं। आगे हमें एक बार फिर डोंगसो और जिनचुल को दिखाते हैं। डोंगसो जिनचुल से पूछता है कि मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ। जिनचुल बताता है कि दुर्भाग्य से उसकी बॉडी ही नहीं मिली, क्या आप उसकी कब्र से मिलना चाहते हैं। डोंगसो कहता है कि नहीं, जो मर चुका है मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो बाकी कचरा बचा हुआ है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जिनचुल पूछता है कि तो मैं आपको कहाँ पे छोड़ू। डोंगसो कहता है और कहा, डंजन के पास, मुझे उन बेवकूफों को ढूंढना है, अगर वो हंटर है तो वही मिलेंगे। जिनचुल कहता है कि कोरिया में तो काफी तरह के गेट्स है, तो आप उनको कैसे ढूंढोगे। डोंगसो अपने मोबाइल में देखता है और उसे पता चल जाता है कि ई रैंक का हंटर जुनू अभी अभी किसी डंजन में गया है। डोंगसो जिनचुल से कहता है कि डंजन के रूल्स बाहर की सोसाइटी से अलग है, तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसे डंजन के अंदर दफनाऊं या नहीं ये मेरी चॉइस होगी, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। जिनचुल कहता है कि मैं समझ गया सर। हमें जुनू और बाकी हंटर्स को दिखा दे जो अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिधर हर तरफ बर्फ थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर आए हैं और गेट भी गायब हो जाता है। जुनू को फिलहाल यहाँ पे कोई गड़बड़ तो महसूस नहीं होती। सोंगी जुनू से पूछ रही होती कि कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी उस पे कोई बर्फ के तीर से हमला कर देता है। जुनू उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन दूसरे एक मेंबर के सिर पे वो बर्फ का तीर लग जाता है और इनको पता चल जाता है कि इन पे आइस एल्फ्स ने हमला किया है। जुनू उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि वो काफी दूर थे। जिनका भी ऐसे वाले मॉन्स्टर से पहली बार पाला पड़ा है वो उन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, पर एक्चुअली जो हंटर इससे पहले से लड़ चुके हैं वो इन्हें आइस लेयर कहते हैं। ये चुपके से अपने दुश्मनों पर वार करते हैं। फिर हमें बेक यूनू को दिखाते हैं जो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो गेट बंद हो चुका था। वो आन से पूछ रहा था कि ये तो सी रैंक का गेट होना चाहिए था। आन कहता कि हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बेक कहता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कंफर्म नहीं किया था। आन कहता है कि हाँ किया था सर, वो भी बार बार सी रैंक ही कह रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रेड कलर के गेट हो रहे हैं वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन में ही देखे जाते हैं। बेक को यकीन होता है कि ये गेट कम से कम बी या उससे ज्यादा रैंक का है। आन कहता है कि हम इसे फिर से मानामीटर से मेजर करें। बेक कहता है कि गेट पहले से ही रेड हो गया है, अब इसे मानामीटर की वेव एमिट नहीं करेगा, तो इसे मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम कैसे पता करें कि ये गेट किस रैंक का है। मुझे बताओ कि गेट के अंदर कितने हंटर गए हैं और उनकी रैंक क्या है। आन बताता है सारे मिला के 12 हंटर है, जिनमें से एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम चुल है और वो लीडर है। बाकी उसके साथ 7 बी रैंक हंटर है। बेक मन में सोच रहा होता है कि ये गेट पक्का बी या ए रैंक का ही होगा। अगर ये एस रैंक का होता तो पूरे देश को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देता। आगे वो सभी को बताता कि अगर ये गेट बी रैंक का होगा तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक हंटर चाहिए। अगर गेट ए रैंक का होगा तो 1 या उससे ज्यादा एस रैंक हंटर या फिर 10 ए रैंक हंटर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर ये गेट ए या फिर उससे ज्यादा रैंक का होगा तो उनके बचने के कोई चांस नहीं है। किस्मत अच्छी हुई तो ए और बी रैंक के कुछ हंटर बच सकते हैं। तभी आन कहता है कि एक और पल्सर गेट के अंदर गया है जिसपे मेरी कुछ दिनों से नजर है। बेक कहता है कि क्या एक हंटर जिसपे तुम नजर रखे हो, कौन है वो, उसकी रैंक क्या है, ए या बी। लेकिन आन अपनी मुंडी हिला के नहीं कहता है। बेक खुशी से कहता है क्या तुम कहना चाहते हो वो एक एस रैंक का हंटर है जो हमारे न्यू हंटर के साथ गया है। आन बेक से कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनू समझ जाता है कि वो जो एल्फ स्लेयर है ना वो
पहले कमजोर हंटर पे वार कर रहे हैं। जुनू मन में कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे 2 महीने पहले आता तो इनके जो तीर है ना वो उसको लग सकते थे। आगे वो कह रहा होता है कि तुमको तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी किमचुल कहता है कि तुम लोग में से शायद किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया होगा, पर फिलहाल हम एक रेड गेट के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी इस डंजन के अंदर नहीं आ सकता। ये गेट तभी ओपन होगा जब हम सारे मर जाए या फिर डंजन ब्रेक हो जाए। सॉन्गी जुनू से पूछ रही होती कि मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है। जुनू बताता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट है। जिससे कोई इसके अंदर अपना पैर रखता है उसका बाहर वाली दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। इससे भाग नहीं सकते जब तक डंजन के बॉस को हरा ना दे। सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू और बाकी सब लोग रेड डंजन में फंस जाते हैं। उसके बाद टीम का लीडर्स अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अब हम सबको पता है कि हम रेड गेट के अंदर है, तो हमें सेफली वापस जाने के बारे में देखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे खड़े रह के प्रॉमिस नहीं कर सकता जो मैं पूरे ना कर सकूं। डंजन ब्रेक के लिए हमें महीनों तक वेट करना पड़ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम तब तक जिंदा बच पाए। इस गेट की मिनिमम डिफिकल्टी B रैंक है। ऐसी जगह सिंगल यूनिट में सबको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अलग अलग टीम बनाने वाला हूँ ताकि डंजन को क्लियर कर सके। ये सुन के जिनू किमचुल के इरादे समझ जाता है। आगे किमचुल कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे रुके तो ठंड से जमकर मर सकते हैं या फिर वो क्रिएचर हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। अगर कोई मेरी टीम को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता तो मैं अकेला ही डंजन को क्लियर करूंगा, तो मेरे साथ कौन है। तभी काफी सारे हंटर किमचुल के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जितने भी सिया उससे लो रैंक के हंटर थे उन सभी को किमचुल ने टीम के अंदर आने से मना कर दिया। हमें पता चलता है कि यहाँ का एक दिन बाहर के असली दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, इसलिए डंजन ब्रेक होने में महीने लग जाते हैं। और इसलिए किमचुल उन लो रैंक वालों को नहीं ले रहा था क्योंकि वो उसके लिए बस बोझ बन जाएंगे। फिर किमचुल उनसे कह रहा होता है कि अगर बॉस मरने तक तुम लोग जिंदा रहे तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। तभी किमचुल की टीम की एक लड़की उसे कहती है कि क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। किमचुल कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मन में सोचता है कि क्या इसको मेरी बातों का बुरा लगा। फिर वो कहता है कि अभी एक जगह खाली है तो कोई एक आ सकता है, और एक लो रैंक का हंटर मिस्टर चुल के टीम में चला जाता है। जिनू कह रहा होता है कि किमचुल तो हमारे ऊपर होने वाले बर्फ वाले तीर के अटैक को भी नहीं देख पाया था। तभी वो लड़की जो जिनू की टीम में आई थी वो जिनू से कहती है कि तुम ई रैंक के हंटर नहीं हो ना। शायद उसने जिनू को तीर पकड़ते हुए देख लिया था। फिर हमें बाहर दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में मिस्टर आन ने कहा था कि जिनू एक ई रैंक का हंटर है। उसके बाद वो बेग से कहता है कि मैं इस बात को इसलिए सीक्रेट रख रहा था क्योंकि मुझे जिनू का ट्रस्ट जीतना था। मुझे यकीन है कि वो रीअवेकन हो गया है। बेग उसे कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन तो है ना, या फिर तुम बस कोई अंदाजा लगा रहे हो। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि उसने कभी क्लियरली जवाब नहीं दिया। वो बेग से कहता है कि फिलहाल तो ये मेरा अंदाजा ही है। ये सुन के बेग कहता है तो हमारी आखिरी उम्मीद बस किमचुल है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि अगर मिस्टर बेग आप जिनू को एक्शन में देखते ना तब आपको पता चलता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सर्विलेशन टीम के फर्स्ट डिवीजन का मैनेजर जू सांगचन कहता है किमचुल संभाल लेगा सर, उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसकी फाइटिंग की एबिलिटीज भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे स्क्वाड मेंबर की तरह ही है। ये सुन के बेग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो आशा करता है कि किमचुल बाकी बी रैंक के हंटर के साथ डंजन को क्लियर कर देगा। सांगचन मिस्टर आन से कह रहे होते कि आप किसी ई रैंक के हंटर की बात कर रहे हो जो री अवेक हो गया है। मुझे लगता है कि किमचुल उस जैसे बिना इन एक्सपीरियंस हंटर से काफी ज्यादा परफेक्ट है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि वो तो आखिर में देखा जाएगा कि कौन सा ही है। डोंगसू भी यहाँ पे पहुंच चुका था। वो कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था ना, ए रैंक का गेट अपीयर हो गया क्या। वैसे व्हाइट गिल्ड का मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। बेग डोंगसू को बड़े ही गुस्से भरे नजरों से देखता है और बाकी सब डोंगसू को देख के काफी ज्यादा डर रहे थे। बेग डोंगसू से पूछता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। डोंगसू से कहता है कि मेरा थोड़ा सा काम है यहाँ पे। वैसे वो ई रैंक वाला हंटर व्हाइट गिल्ड टाइगर में ज्वाइन हुआ है, तुमने ऐसे ई रैंक के लूजर को आखिर अपने गिल्ड में आने क्यों दिया। बेग कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। डोंगसू कहता है मैं जुनू की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी डंजन में गया है। संग जुनू का नाम सुनकर बेग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि डोंगसू जुनू को कैसे जानता है। डोंगसू गेट को छूता है और कहता है कि यार ये तो एक रेड गेट है। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम सभी तो यहाँ पे नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो। वो लड़की बताती है कि क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले यही बात बताई गई थी कि डंजन में कुछ भी हो सकता है, और किमचुल को व्हाइट टाइगर गिल्ड के इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। फिर दोनों टीम अपने अपने रास्ते तय करती है और एक दूसरे को गुड लक कहती है। वो लड़की जिनू से कहती है कि आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिनू उसे फिर से कुछ खास जवाब नहीं देता। वो लड़की समझ जाती है कि जिनू कम से कम ए या उससे भी ज्यादा रैंक का हंटर है। आगे किमचुल को आइस बियर के नाखून के निशान दिखते हैं। वो कहता है कि उनको रुक जाना चाहिए था। लगता है उसी रैंक हंटर की वजह से बाकी सबकी जान चली जाएगी। तभी उसका एक साथी कहता है जाने दो, अब ई रैंक वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करना, उसे तो ढंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली होगी। तभी किमचुल सोचने लगता है उनके टीम में ज्यादातर सी रैंक और एक बी रैंक का भी हंटर था, तो मुझे वो ग्रुप का लीडर क्यों लगा। जाने दो, वैसे भी वो मर जाएगा। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रेड गेट है। उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। वो कहता है कि तुम्हारा पता लगाना मुश्किल है जिनू। और यहाँ बेग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग जिनू के पीछे क्यों पड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि किमचुल कुछ आइस बियर को मार डालता है। उसकी टीम के सारे मेंबर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सेफ है, पर किमचुल मन में कह रहा होता है कि मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ कि कुछ आइस बियर को मार सकता हूँ। बाकी मेंबर जल्दी से बियर का मीट ले रहे होते हैं जो कुछ दिन इनके खाने के लिए ठीक है। किमचुल के मेंबर कह रहे होते हैं कि चलो अभी हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, हमारी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। किमचुल उनसे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, जब तक हम इस फॉरेस्ट से
नहीं निकलते तब तक हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। फिर हमें जिनू और उसके टीम को दिखाते हैं। तभी वो लड़की कहती है सब लोग रुक जाओ, हम इससे आगे नहीं जा सकते। जिनू पूछता है क्यों? वो लड़की कहती है कि देखो उस जगह पे काफी सारे निशान है, ये पूरा एरिया आइस बियर का है, हमें उन मैजिक बीस्ट से आने से पहले यहाँ से वापस निकलना चाहिए। जिनू कहता है तो ये पूरा एरिया आइस बीस्ट का है। वो लड़की सोचने लगती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो जिनू को कहती है हाँ। जिनू कहता है तो हमें इधर से वापस जाने की क्या जरूरत है? वो लड़की है कि मैंने जो कहा आपने वो सुना नहीं क्या? आप मरना चाहते हो? जिनू उसे समझाता है अगर ये एरिया बियर्स का है इसका मतलब यहाँ पे हमारे दुश्मन से बियर्स है और उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन आइस एल्फ से इनका मुकाबला करना आसान है। वो लड़की समझ जाती है। वो कहती है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? फिर जिनू उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस आउटफिट में ठंडी नहीं लग रही? वो अपनी इन्वेंटरी खोल के सबको वार्म फॉर कोट देता है। उस लड़की के साथ सभी के सभी जिनू का ये मैजिक देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सॉन्गी कहती है कि मिस्टर आप क्या है? जिनू उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे फंस चुकी हो तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, इसके बदले तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी और तुम सब पर भी ये बात लागू होती है। तभी वहाँ पे आइस बियर आ जाता है। सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। वो जिनू से कह रहे थे कि आपने तो कहा था कि इस आइस बियर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, पर ये हाई रैंक के आइस बीस्ट है। वो लड़की कहती है कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कर दियो, तुम लोग इसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। तभी जिनू उसे शांत करता है और आगे जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लेता हूँ। वो लड़की कहती है कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो पर वो बीस्ट हाई रैंक का है। जिनू वुल्फ असैसिन टाइटल में स्विच करता है जिससे बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ जिनू को सारी एबिलिटीज 40% बढ़ जाती है। जिनू एक लंबी छलांग लगाता है। वो मन में कह रहा होता है कि अभी के लेवल और टाइटल को ऐड करने से मैं इसको अपने हाथों से ही हरा सकता हूँ और वो बीस्ट के सिर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। इसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं उसने एक ही पंच पे आइस बीस्ट को हरा दिया। जिनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं क्योंकि ये जो मॉन्स्टर होता है ना ये हाई रैंक का होता है और जिनू का लेवल भी अप हो जाता है। वो लड़की जिनू से कह रही होती कि आखिरकार आप है कौन? फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ बेग डोंगसू से पूछ रहा था कि तुम यहाँ जिनू के लिए क्यों आए हो, आखिर तुम्हें उससे क्या काम है? डोंगसू से कहता है कि इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी है। बेग उसे कहता है कि चाहे तुम्हारा उसके साथ कोई भी काम हो पर रेड डेंजन का हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोई नॉर्मल डेंजन नहीं है। वो लोग किसी डेजर्ट, किसी जंगल या किसी जहरीले सांप और कीड़े से या फिर किसी बर्फीले जगह होंगे, जिंदा से ज्यादा उनके मरने के ज्यादा चांसेस है। डोंगसू कह रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं डेंजन ब्रेक का वेट नहीं कर सकता। जिनचुल मन में कह रहा होता है जिनू तुम्हें खुद को लकी मानना चाहिए, डोंगसू भी रेड गेट का कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि जिनू और बाकी सब लोग मस्त से बियर का मीट खा रहे होते हैं। सॉन्गी जिनू से पूछते हैं कि क्या जीना घर पर हमेशा पढ़ाई करती है? उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी दीवार पे डिक्शनरी के पेजेस चिपकाती है ताकि वो सोने से पहले सब कुछ याद रख पाए। जिनू उसे बताता है कि नहीं, वो दूसरे टीन एजर की तरह ही है, वो डिनर करने के बाद तुरंत सो जाती है, जब वो स्कूल से घर आती है तो हमेशा आलसी दिखती है। ये सुन के सॉन्गी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जिनू से कह रही होती है कि ये नहीं हो सकता, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो उसके ग्रेड इतने अच्छे कैसे? जिनू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, जब हम मिडिल स्कूल में थे हम हमेशा गेम ही खेलते रहते थे। आगे जिनू उठ के जाने लगता है। सॉन्गी कहते है कि आप कहाँ पे जा रहे हो? जिनू कहता है कि मुझे अभी वर्कआउट करना है। सॉन्गी कहती है कि आप गेट के अंदर भी वर्कआउट करेंगे? जिनू कहता है कि हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पेनल्टी लगेगी। ये सुन के सब कहने लगते हैं कि ये थोड़े से अजीब है। जिनू अपना वर्कआउट करता है। वो कहता है कि अगर वो इसे कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी जोन में जाना पड़ सकता है। तभी वहाँ पे काफी सारे आइस बियर आ जाते हैं। जिनू कहता है कि हमारे नंबर सेम होने चाहिए और वो अपनी 4th नाम वाली शैडो आर्मी को समन करता है। जिनू अपनी शैडो से कहता है कि तुम सभी को पता है ना कि ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल है, तो चलो जाओ। फिर शैडोज और आइस बीस्ट में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेज शैडोज फायर पावर का यूज कर रहे थे। जिनू कहता है कि मेरी शैडोज मेरे एक्सपेक्टेशन से स्ट्रॉन्ग है, वो काफी तेजी से रीजनरेट भी हो रहे हैं, पर इससे मेरा माना भी कम हो रहा है। तभी वहाँ पे बीस्ट का बॉस आ जाता है जो शैडोज को काफी आसानी से खत्म कर रहा था और जिनू का जो माना होता है ना वो भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जिनू समझ जाता है कि शैडो सोल्जर बीस्ट बॉस के लिए मैच नहीं है और वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस और बॉस बीस्ट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिनू भी इग्रिस की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इग्रिस उस बॉस बीस्ट का सर काट डालता है। जिनू सोच रहा होता है कि अगर इग्रिस के पास तब स्वॉर्ड होती शायद मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, पर अभी मेरा लेवल अप हुआ है तो शायद हम दोनों सेम पावरफुल है। जिनू इग्रिस को शाबाशी देता है और सारे बीस्ट को अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ बेग पूछ रहा होता है कि कितना समय बीता। आन बताते हैं कि 3 घंटे हो गए, इसका मतलब गेट के अंदर अभी 3 दिन हो गए होंगे, पता नहीं कितने लोग जिंदा हो गए। बेग कहता है कि गेट के अंदर का वातावरण नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होता, कड़कती धूप से उनकी स्किन जल गई होगी या एक्सट्रीम ठंड में वो जम गए होंगे या फिर किसी जहरीले कीड़े से वो फाइट करे होंगे। अगर जैसे तैसे उन्होंने वातावरण को झेल भी लिया पर उनको खाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये गेट हाई लेवल का है, इसका मतलब जो भी लो रैंक के हंटर होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। डोंगसू कहता है इसका मतलब संग जिनवू भी अब तक मर चुका होगा, लग रहा है यहाँ पे आना मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। बेग डोंगसू को एक बात बताने जा रहा होता है लेकिन तभी डोंगसू कहता है संग जिनवू तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो तुमने उसे गेट के अंदर जाने क्यों दिया? तभी मिस्टर आन बताने लगता है कि मेरी उसे जान पहचान थी, उसने मुझे कहा था कि वो सी रैंक के गेट के अंदर जाना चाहता है ताकि उसे कुछ ठीक ठाक पैसे मिले और मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। बेग मन में सोच रहा होता है कि आन जिनू को कवर दे रहा है, आखिर ये जिनू है कौन? इवन यस रैंक हंटर डोंगसू भी उसके पीछे पड़ा है, लेकिन तभी डोंगसू एकदम से स्पीड में आके आन
की गर्दन को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। लेकिन तभी वहाँ पे बेक आता है और वो डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे एम्प्लॉइज को छोड़ दो। डोंगसू बेक से कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी मुझे ऑर्डर दिया, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ी तोप समझ रहे हो क्या। तभी बेक अपनी पावर को अनलिश करता है और वो डोंगसू से कहता है कि क्या तुमने अभी कुछ कहा। ये सब देख के आन काफी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब दो एस रैंक के हंटर के बीच फाइट होने वाली है। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ किम चुल के सामने बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर टीम के सारे मेंबर को खत्म कर रहा होता है और तभी किम चुल भी यहाँ हार मान चुका होता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं तो एक टीम का लीडर हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैंने तो व्हाइट गिल टाइगर के सबसे टॉप बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। तभी वहाँ पे आइस स्लेयर्स भी आ जाते हैं। उनको देख के किम चुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सारे टीम के मेंबर्स भी बहुत जख्मी थे। तभी एक आइस स्लेयर किम चुल के सामने एक टीम मेंबर को मार डालता है। ये देख के किम चुल वहाँ से भाग जाता है और हमें आखिर में आइस स्लेयर के बॉस को भी दिखाते हैं। तो नेक्स्ट वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ जिन्होंने सारे आइस बियर को मार डाला होता है। किम चुल कहने लगता है तो मुझे इसलिए अभी तो कोई आइस बियर नहीं दिखा, क्या दूसरी टीम ने इन सभी को मार दिया है? नहीं, वो ऐसा करने के कैपेबल नहीं है, ये पक्का आइस एल्व्स ने किया होगा, लगता है वो पास ही है। और किम चुल वहाँ से भी भाग जाता है। फिर हमें डंजन के बाहर दिखाते हैं जहाँ डोंगसू और बेक लड़ने वाले होते हैं, पर उन्हें जिनचुल रोक देता है। डोंगसू जिनचुल से कहता है क्या बात है, तुमने हम दोनों को ही रोक दिया। जिनचुल कहता है अगर आप दोनों ने होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे अभी दोनों हाथ टूट जाते। आगे वो बताता है कि जुनू के रियावेक के बारे में सबसे पहले शक मुझे था, इसलिए मैंने खुद जाकर उसको मानामीटर से चेक किया था, पर नॉर्मल ई रैंक का ही स्कोर आया था। ये पॉसिबल ही नहीं है कि संग जिनू ने पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म किया होगा। डोंगसू कहता है कि मुझे पता है, जिसने उसे मारा है वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का बेटा हो सकता है। जिनचुल कहता है कि अगर आपको ये पता था तो अब जिनू के पीछे क्यों पड़े हो? डोंगसू कहता है क्योंकि मुझे उसे बस मारना है। छोड़ो यार, तुमने सारा मजा बिगाड़ दिया है, मुझे घर जाके बस सोना है अब। मिस्टर आन मन में कह रहे थे कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि जिनू क्या करने के कैपेबल है। फिर हमें डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ किम चुल देखता है कि दूसरी टीम के सभी लोग जिंदा है और मस्त कपड़े, वार्म ब्लैंकेट, बाकी सारी जरूरत की चीजें और खाना भी उनके पास है। किम चुल को लग रहा था कि इनके पास ये सारी चीजें पहले से ही थी। तभी किम चुल उनसे कहता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा कैसे हो? जिनू की टीम उनसे कहती है कि किम चुल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किम चुल उससे गुस्से में कहता है कि मेरी टीम खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास खाना और जरूरत की चीजें नहीं थी। तुम्हारे पास ये सब चीजें कहाँ से आई? किसने मुझसे ये सब छुपाया? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम में से कोई नहीं बताएगा तो मैं समझूंगा कि तुम सभी इसमें शामिल थे। किम चुल को पार्क हिजिन पे शक आ रहा था क्योंकि वो जिनू की टीम में गई थी। वो अपनी गिनती शुरू करता है। 3 कहने के बाद वो जोर से चिल्लाता है कि पार्क हिजिन तुमने ये सब किया है ना? लेकिन तभी वहाँ पे जिनू आता है और उसके सर पे एक जोरदार चमाट लगाता है जिससे किम चुल काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिनू उसे कहता है कि तुम हो जिसने हमें मरने के लिए छोड़ा था, तो अपनी ये बकवास बंद करो, लगता है तुम अपने साथ किसी और को भी यहाँ पे लाए हो, चलो बाहर आ जाओ, तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि आइस एल्व्स का बॉस आ जाता है। जिनू को टोटल 20 और आइस एल्व्स भी प्रेजेंस होते हैं। आइस एल्व्स का बॉस अपनी भाषा में कहता है कि तो ये सच है, तुम सभी कचरा नहीं हो, कोई तो यहाँ पे स्किल है। जिनू कहता है कि तुमने हमें कचरा कैसे कहा? एल्व्स का बॉस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो जिनू से कहता है कि क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? जिनू मन में कह रहा होता है लगता है कि सिस्टम की वजह से मैं इनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। पार्क हिजिन भी कहती है कि जिनू आप बीस्ट की भाषा बोल सकते हो। जिनू समझ जाता है कि ये भी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रहा है। एल्व्स का बॉस कहता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, शायद तुम इससे पहले भी मिल चुके होंगे। इन्होंने मुझे बताया कि तुम में से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तुमसे लड़ना चाहता है। लेकिन जिनू भाई एक ही पल में उसकी गर्दन काट डालता है और कहता है कि और कुछ। ये देख के एल्व्स का बॉस कहता है क्या बात है? जिनू उस पे भी एक अटैक करता है। वो समझ जाता है कि जो एल्व्स का बॉस है ना, ये कोई इजी अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉस एल्व्स जिनू से कहता है कि मुझे तुम्हें एक ऑफर देना है और ये ऑफर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ह्यूमन के साथ क्या कर रहे हो? तुम उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिनू उसे कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? एल्व्स का बॉस हंसते हुए जिनू से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। हमें हमारे सर के अंदर एक आवाज आती है जो ह्यूमंस को खत्म कर दो ऐसा कहती है, पर तुम्हारे सामने वो आवाज नहीं आ रही। ये सुन के जिनू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि एक आवाज जो ह्यूमन को मारने को कहती है, क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं जैसा मेरा सिस्टम मुझे ऑर्डर देता है? शायद वो आवाज मुझ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि सिस्टम ने मुझे प्लेयर बना दिया है। बॉस एल्व्स कहता है हमें एक दूसरे से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तुम्हारे पीछे के ह्यूमंस को हमें सौंपना होगा। तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तो बोलो इस डील के बारे में तुम क्या सोचते हो? जिनू उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अगर तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो? लेकिन तभी आइस एल्व्स कुछ बोलने लगता है तो वो अचानक से ग्लिच हो जाता है और फिर से वो डील की बात करने लगता है। जिनू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है कि अभी आप यहाँ पे क्या हुआ? क्या वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता? फिर जिनू आइस एल्व्स बॉस के डील को डिक्लाइन करता है। आइस एल्व्स का बॉस कहने लगता है तुम अकेले मुझे और मेरी आर्मी को हराने के बारे में सोच रहे हो? जिनू कहता है कि क्या मैं? और वो अपनी शैडोज को समन करता है। सभी के सभी हंटर शैडोज को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो रहे होते हैं। उनको कुछ समझने आ रहा होता है कि ये क्या है। उनको लग रहा होता है कि क्या ये सब जिनू कर रहा है। आइस एल्व्स फिर भी हंस रहा होता है और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी सारे हंटर पीछे चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते।
जुनू कहता है कि मेरे पास भले ही सेना ज्यादा है लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है कि मैं इन्हें मैदान में ज्यादा देर तक टिका पाऊंगा। माना कि वो इमोर्टल है पर अगर बार बार वो डिस्ट्रॉय होंगे तो उनका नंबर भी कम हो जाएगा। जुनू ने इनके लेवल को भी अप किया था लेकिन उनके लिए इनका बॉस प्रॉब्लम है क्योंकि जुनू महसूस कर रहा था कि वो एल्फ बॉस उससे हायर लेवल का है। जुनू कहता है कि इग्रिस के साथ भी इसे हराना मुश्किल होगा। जुनू समझ जाता है कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग शैडो चाहिए और ऐसा कहते हुए वो किमचुल को देख रहा होता है। तो समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। फिर आइसल्स कहता है कि मेरा नाम बरुका है, तुम्हारा नाम क्या है? जुनू कहता है कि मेरा नाम संग जिनू है। जुनू किमचुल के स्वॉर्ड पे पैर रखता है और काफी स्पीड से बरुका की तरफ डैश करता है और ऐसा करते समय वो किमचुल के स्वॉर्ड को उसके पास पहुंचा देता है। जुनू बरुका पर काफी अटैक करता है पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बरुका उसे किक मारता है और जुनू उससे पीछे धकेला जाता है। बरुका जुनू से कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं कभी इतना एक्साइटेड हुआ था। तभी जुनू के मेज शैडो बरुका के ऊपर फ्लेम से हमला करते हैं। जुनू कहता है कि मैं टाइम निकल के मेरे मेजेस से थैंक्स कहूंगा और हम देखते हैं कि किमचुल भी जाग जाता है और उसे याद आता है कि उसको जिनू ने ही मारा था। वो अपनी पास पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मेज ने काफी तगड़ा फ्लेम का अटैक किया होता है लेकिन जिनू को पता है कि इतने से कुछ भी नहीं होने वाला और वो बरुका से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। बरुका जिनू पे काफी तेजी से अटैक करने आ रहा होता है। तभी किमचुल भी पीछे से जिनू पे हमला करने आया था लेकिन जिनू इग्रिस को बुला के किमचुल को खत्म कर देता है। किमचुल जिनू से कहता है कि तुमने मुझे शुरुआत से ही आते हुए देखा था ना। बरुका कहता है कि ये तो काफी मजेदार है लेकिन इससे तुम्हारा फेट नहीं बदलने वाला। लेकिन तभी जिनू कहता है कि अराइज और हम देखते हैं कि किमचुल की भी शैडो आ जाती है। वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जिनू उसका नाम आयरन रखता है। बरुका जिनू पे अटैक कर देता है। वो उसे कहता है कि ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। जिनू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि आयरन ने शाउट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से जिनू के आसपास एक एनर्जी का शील्ड आ जाता है और इसकी वजह से बरुका का अटैक जिनू पे लैंड ही नहीं होता। बरुका जिनू से कहता है कि लगता है तुम्हारा एक और साथी आ गया। आयरन अपनी शील्ड से बरुका को पीछे ढकल देता है। बरुका हंसते हुए जिनू से कहता है कि ऐसे अटैक से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। जिनू कहता है तो ऐसी बात है और वो अपने 2 और बियर शैडोज को भी समन करता है और बरुका का कहता है तो अब चलेगा ना तुम्हें। दूसरी तरफ सोंगी हिजिन दोनों जिनू की फाइट देख के हद से ज्यादा शौक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने आज तक ऐसी फाइट कभी भी नहीं देखी और अब बरुका की हालत भी खराब हो रही थी। जिनू पीछे से अटैक करके बरुका पे पैरालाइज और ब्लीड्स का इफेक्ट लगा देता है। जिनू भी थोड़ा सा शौक रहता है क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी बरुका ने अपने वाइटल पॉइंट को बचा लिया होता है। बरुका का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होने के कारण उस पे लगे हुए इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। वो जिनू से कहता है कि तुम बस कचरा हो। जिनू से कहता है कि मेरे बेटे ये कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, जरा अपने आसपास तो देखो। और हम देखते हैं कि भाई बरुका को शैडोज ने चारों तरफ से घेर रखा है। बरुका जिनू से कहता है कि मुझे तुमको ठिकाने लगाना होगा तो ये तुम्हारे साथ ही अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जिनू एक छलांग लगाते हुए बरुका पे अटैक करने जा रहा होता है। साथ ही वो अपने ड्रैगर को फेंक देता है। बरुका हंसते हुए उसे कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपना हथियार फेंक रहे हो। लेकिन जिनू कॉम्रेड टच से अपने ड्रैगर को अपने पास बुला लेता है। ये देख के बरुका काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। जिनू उसके हाथ में काफी ज्यादा तगड़ा वार कर देता है। तभी पीछे से आयरन भी बरुका को पकड़ लेता है और सारे मेज शैडोज बरुका पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देते हैं। लेकिन बरुका गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बरुका के राइट साइड पे एक कट लग जाता है जो कि जिनू ने ही किया होता है अपनी इनविजिबल पावर का यूज करके। जिनू बरुका से कहता है कि लगता है ये सब खत्म हो गया। बरुका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी आयरन पीछे से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और बरुका खत्म हो जाता है। जिनू का लेवल भी अप हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना ये खत्म हो गया। लेकिन आयरन बार बार बरुका पे अटैक कर ही रहा होता है। जिनू से कहता है कि बस हो गया। जिनू मन में कहता है कि अभी भी स्टूपिड है, आगे जाके मुझे काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ पे हमें एक काफी अच्छा मोमेंट दिखा दे जहाँ इग्रिस भी आयरन को देख के उससे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जो बाकी वाले मेज वाले शैडोज होते हैं ना वो आयरन के साथ विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। जिनू बाकी हंटर से कहता है कि चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा। जिनू ने डंजन के बॉस को हराया था तो